क्वेश्चन नंबर 14, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंकी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सवाल लिखा, उसमें 6 सवाल पूछे आपसे, तो सवाल कर लेना था यार, अपना बिल्कुल घर जाके नहीं पढ़ते। क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा ईमानदार से ये बताओ करने की कोशिश किसने की थी सवाल को? आपका आंसर नहीं आया? एक ही किया था बस, है ना? उसके बाद आगे नहीं किए सवाल, भेजा है। आना था कल तो समझ में आ जाता आपको। अब तो आए थे कल ने भैया। 52 पत्तों की, मैं सवाल शुरू कर रहा हूँ सामने। सबसे पहले बताओ दिया मैं तो क्या दिया है? एक ताश की गड्डी है, ताश की गड्डी में हमें अच्छी तरह पता है कि 52 पत्ते होते हैं, तो उनने भी लिख रखा है कि कुल पत्ते कितने हैं? 52 है। तो हमारी कुल संभावना सबसे पहले कितनी बन जाएगी? कुल संभावना जिसको हम मान लेंगे एन एस, वो मानते ही हैं। कुल संभावना एन एस बराबर कितना हो गया? 52। हमें 6 सवाल अलग अलग करने हैं, चूंकि हम जानते हैं, हम लिख देंगे प्रायिकता सबसे पहले बराबर क्या होता है? एन ई बटे एन एस। सभी सवालों के लिए एन ई का मान अलग होगा, बाकी कुल संभावना सभी के लिए क्या होगी? एक ही होगी, क्योंकि ताश की गड्डी वाला सवाल चल रहा है। पासा वाला होता एक पासे को फेंकते 6 होती संभावना, एक सिक्के को उछालते संभावना 2 होती। यहाँ पर कुल 52 है। पहला सवाल क्या पूछा आपसे? लाल रंग का बादशाह। लाल रंग का बादशाह। अब देखना आपको शर्म आ जाएगी, सरल सरल सवाल है। मैंने पत्ते लिखवाए थे उस दिन। लाल रंग के पत्ते कितने होते? हाँ देख लो उसमें, आंख फाड़ के रजिस्टर में। आपने ताश नहीं खेले, मैंने कल ताश खेलना सिखाया था, आप नहीं आए थे कल, वो आपकी गलती भैया। वो खेलने नहीं खेलने की बात है ही नहीं, यहाँ पर पत्तों की बात हो गई। लाल रंग के कुल पत्ते कितने? 26, यानी कि 13-13 के 2 प्रजाति के होंगे। और चूंकि एक प्रजाति में एक बादशाह, एक बेगम और एक उसका गुलाम होता है, एक इक्का होता है, तो लाल रंग के पत्ते में बादशाह कितने हो जाएंगे? 26 हो जाएंगे। बादशाह की बात हो रही, बादशाह की। बादशाह में एक तो आएगा ईंट और एक आएगा पान। सॉरी, बादशाह में लाल रंग में 26 पत्ते लाल रंग के होते हैं, 26 पत्ते काले रंग के होते हैं। लाल रंग की बात चल रही, लाल रंग के पत्ते कौन होंगे? एक ईंट और एक पान। तो भैया हमने अच्छे से देखा था कल कि एक ईंट का बादशाह होता है, एक पान का बादशाह होता है, उसके बाद एक हुक्म का होता है और एक चीड़ी का। किस कलर की बात हो रही? लाल रंग की। लाल रंग में कितने पत्ते बचे? ईंट और पान। तो एक बादशाह इसका और एक बादशाह इसका, यानी का मान कितना हो गया? क्या बचा सवाल में? पीई कुछ नहीं तो किया का है नहीं, एनी बटे एन एस। एनी का मान 2 बटे 52। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंगे 12, यानी कितना आया? 1 बटे। पहला सवाल हो। दूसरा सवाल बोलो। अब फेस आपको पता ही होगा क्या होगा, लेकिन उन्होंने फिर भी हिंदी में लिख दिया। तस्वीर वाला पत्ता, जैसे जिसकी शकल होती है, जिसकी तस्वीर होती है। तस्वीर किसकी बनाओगी? जिसकी शकल होगी। फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाला पत्ता। मैंने ताश की गड्डी में आपको बताया था कि तस्वीर किस किस की होती, किस किस की होगी? इक्के की तस्वीर होगी क्या? एक बादशाह की होगी, एक उसकी बेगम की होगी और एक गुलाम की होगी, यानी कि एक प्रजाति में 3 की होगी। कितनी प्रजाति? 4। 4 में कितने? 3 चौको 12। पान में 3 होते हैं, ईंट में 3 होंगे, हुक्म में 3 होंगे और उसके बाद चीड़ी में 3 होंगे। बादशाह, बेगम और गुलाम यहाँ पर भी होंगे। बादशाह बेगम गुलाम, बादशाह बेगम गुलाम, बादशाह बेगम गुलाम। क्योंकि यहाँ पर किसी रंग की बात हुई है क्या? नहीं हुई है। यहाँ पर अभी पिछले सवाल में बात हुई थी लाल रंग का बादशाह, तो हमने लाल रंग के सिर्फ ईंट और पान को लिया था और हमने इन दोनों पत्तों को जोड़ लिया था, बादशाह बादशाह को। लेकिन यहाँ पर तस्वीर वाले पत्ते की बात चल रही है। हमें पता है कि बादशाह बेगम गुलाम की तस्वीर होती है। बादशाह बेगम गुलाम पान में भी होते हैं, ईंट में भी होते हैं, हुक्म में भी होते हैं और चीड़ी में भी। 3 3 6, 3 2 3 12। एन का मान कितना हो गया? फिर से रखो सूत्र में मान, क्या होगा? पीई बराबर एन ई बटे एन एस, 12 बटे 52। 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, कितना बचा? 3 बटे 13। ये सवाल है आपके। मैंने कहा था कि याद करिए ना, मैंने लिखवाया थे, फिर भी अब आप इतने भी नहीं पढ़ो तो समझ लेना 2 महीने बाद परीक्षा। तीसरा सवाल बोलो।
लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर फेस कार्ड, वही हिंदी में तस्वीर, इंग्लिश में फेस, तस्वीर वाला पत्ता। तो यहां से एनी का मान कितना बनेगा आपका? 6 बन जाएगा। लाल रंग यानी कि ईंट और पान की बात हो रही, तो 3 ईंट के और 3 पान के कितने हो गए? 6। तो पीई बराबर एनी बटे एन एस यानी 6/52। 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, सॉरी 2 दूने 4, 5 में से 4 गया तो 1, 1 और 2 12, 2 छंगे 12, कितना? 3/26। चौथा सवाल बोलो। पान का गुलाम, बताओ पान के गुलाम के लिए एनी का मान कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि सिर्फ पान की बात हो रही है, यहाँ पर लाल रंग के गुलाम की बात नहीं हो रही, सिर्फ किसकी हो रही? पान की। पान में एक बादशाह, एक गुलाम और एक बेगम, एनी का मान 1। तो सूत्र में मान रखेंगे पी बराबर एनी बटे एन एस, एनी का मान 1, एन एस का मान 52। ये रहा आपका सवाल नंबर 4 का उत्तर। पांचवा बोलो। हुकुम का पत्ता, बताओ हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? मार कर रखा मेरे हाथ में ही पे। हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? आपने 4 के हिसाब से बोला। मैंने अलग अलग बताया था आपको, हुक्म के अलग लिखे थे। मैंने क्या तस्वीर वाला पत्ता पूछा, यहाँ पर संख्या पत्ता पूछा, बादशाह पूछा, एक का पूछा, क्या पूछा? मैंने पूछा हुक्म के कुल पत्ते कितने होते हैं, तो एनी बराबर 13 हो जाएगा, और क्या। पी बराबर फिर से वही एनी बटे एन एस, 13/52, 13 कम 13, 13 चुको 52, ये कटा बराबर बचा 1/4। बोलो छठा सवाल। ईंट की बेगम कितनी होती है? ईंट की बेगम एक प्रजाति में एक ही बेगम होगी, एक राजा की। तो एनी का मान कितना होगा यहाँ से? 1। तो पी का मान कितना हो जाएगा? 1/52। अब डूब मारो थोड़ा, चुल्लू भर पानी लेके आप। हाँ डूब मारो, तो हाँ करने की बात ही नहीं उसमें। इतने से इतने सवाल नहीं हुआ आपसे इतना बताने के बाद भी। पता है अब तक कितने किए आपने? तुम्हारे पार्टनर्स कहाँ गए आज?
खाली 15 सवाल। जिस प्रकार हमने पासा पढ़ा था, अगर हम मानक पासे की बात करें तो मानक पासे में उसके सतह के ऊपर कितने अंक होते हैं? 1 से 6 तक। अगर मानक ताश की गड्डी की बात करें तो ताश की गड्डी में कितने होंगे? 52 पत्ते। अगर सिक्के की बात होगी तो सिक्के की कितनी साइड होती है? 2। अब जब तक सवाल में ना कहा जाए, अब सवाल देखो आपका 15 सवाल क्या लिखा कि ताश के 5 पत्ते। अब यहाँ पर ताश के पत्तों की 52 गड्डी नहीं है, आपके पास सिर्फ कितने पत्ते हैं? 5। ताश के 5 पत्तों का नाम दिया आपको, ईंट का देला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, सारे ईंट के ही हैं। को पलटकर अच्छी प्रकार फेंटा जाता है, फिर इसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता बेगम होगा? उसके बाद दूसरा सवाल दिया, तुम पहले सवाल कर ले। तो चूंकि ताश के कुल कितने पत्ते अब हमारे पास, अब यहाँ पर पूरी ताश की गड्डी नहीं, सिर्फ ताश के 5 पत्ते हैं, तो हमें यानी कुल संभावना यहाँ से कितनी होगी? 5 ही होगी। अब पिछले सवाल में उन्होंने लिख के दिया था कि ताश की गड्डी के 52 पत्तों में से अच्छी तरह फेंटा जाता है, फेंटा यानी वही पीसना। अब यहाँ पर सिर्फ ताश के कितने पत्ते हैं? 5 पत्ते, तो हम कुल संभावना कितनी मानेंगे यहाँ से? 5। प्रायिकता का सूत्र 5 पत्तों वाली ताश की गड्डी हो या 52 पत्तों वाली हो, एक ही होता है, क्या? अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना, प्रायिकता यानी संभावना। तो इसमें पहला सवाल दिया, क्या पूछा है? ईंट की बेगम का होगा, तो बेगम के लिए ध्यान से देखना, हमारी कुल संभावना ऐसे कितनी बनेगी? 5। और हमें 5 ईंट के पत्ते दिए हैं। अब पत्तों के नाम देखो आप, ईंट का देला, ईंट का गुलाम। अब ये आगे गुलाम बेगम लिखा, तो यानी कि इनका आगे कुछ लिखा नहीं है, पान वान, तो यानी कि सभी किसके पत्ते हैं? ईंट के। यानी कि ईंट का देला, देहला का मतलब क्या हुआ? जो संख्या पत्ता में सबसे बड़ा होगा, बता था ना 2 से 10 तक। कल संख्या पत्ता नहीं लिखा है मैंने? हाँ, तो उसमें जो देहला, वो जो इनको ये जो लिखा था ना मैंने, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, दुर्री तिर्री चौक पंजी छक्की सत्ती अट्ठी नेला और ढेला, ये इनके नाम है। तो नाम से पता चल रहा दहला यानी कि 10, यानी कि 10 नंबर संख्या पत्ता की बात कर रहे हैं। नेला यानी कि 9 नंबर संख्या पत्ता की बात कर रहे हैं। तो इतना तो समझ जाओगे आप। दुर्री यानी कि 2, तिर्री यानी कि 3, चौक यानी कि 4, उसके बाद पंजा, उसके बाद छक्का, सत्ता, अट्ठा और नेला और ढेला। तो यानी किसकी बात कर रहे हैं? ईंट के संख्या पत्ता की बात कर रहे हैं। तो 5 पत्ते हैं जिनका नाम क्या है? एक ढेला है, उसके बाद गुलाम, गुलाम तस्वीर वाला पत्ता, बेगम तस्वीर वाली रानी, उसके बाद बादशाह और एक इक्का। 5 पत्तों के नाम दिए, तो 5 पत्तों में देखो क्या बेगम का पत्ता है क्या? ईंट के 5 पत्तों के नाम दिए हैं, उसमें क्या बेगम है क्या? कितनी बेगम है? एक ही है, तो यानी कि यहाँ से एनी का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर यहाँ से आपके पास 2 बेगम होते, यानी कि एक ईंट की होती, एक पान की होती, या
हुक्म की होती है, चीड़ी किसी की भी होती है। अगर दो बेगम होती तो हम एनी का मान कितना मानते हैं यहाँ से 2, लेकिन अभी कितनी बेगम है, सिर्फ एक ही है, तो हम सिर्फ एनी का मान कितना लेंगे 1। प्रायिकता का सूत्र हमारे पास लिखा है, क्या होता है, एनी बटे एन एस, अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना। अनुकूल संभावना है 1, कुल संभावना है 5। पहले का उत्तर कितना हो जाएगा 1/5। अब दूसरा सवाल ध्यान से देखना क्या लिखा है। सवाल में लिखा है यदि बेगम निकाल आती है, पढ़ते नहीं बन रहा है। यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है, यानी 5 पत्तों में से एक बेगम को निकाल लिया, निकाल के एक तरफ रख दिया, और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा पत्ता निकाला गया इक्का हो और एक बेगम हो। दूसरे सवाल में भी 2 सवाल दिए। और दूसरे पत्ते की बात करें, दूसरे जो पहला सवाल हो गया, दूसरे सवाल में ये कह रहे हैं कि जो आपने पहले सवाल में जो बेगम निकाला है, बेगम निकल आई, उसे आपने 5 पत्तों में से निकालकर एक तरफ रख दिया, तो अब कुल पत्ते कितने बचे यहाँ से आपके, कितने बचे 4। तो यानी कि यहाँ से हमारी फिर से कुल संभावना कितनी हो जाएंगी, अगर हम दूसरे सवाल में लिखे तो दिया है कुल संभावना कितनी बचेगी इस बार 4, यानी कि एनएस का मान कितना हो जाएगा, एनएस का मान यहाँ से 4 हो जाएगा। 4 क्यों हो जाएगा, क्योंकि जिस सवाल में कह दे कि भैया एक पत्ता अलग निकाल कर रख दिया, पत्ते को अलग रख दो, कौन सा पत्ता रखा है, बेगम रखा है। अब इसमें सबसे 2 सवाल पूछे फिर से। पहला सवाल क्या है, अब बताओ भैया इक्का होने की संभावना क्या है, तो इक्का के लिए लिखा ना, एक ही सवाल में 2 सवाल ये भी करके। तो पूछा हमसे कि बेगम को निकाल के रख दिया, अब उसके बाद एक और अन्य पत्ता निकाला जाता है, कहां से निकाला जाता है, इन 4 में से। अब इन 4 में से बताओ कि भैया इक्का निकालने की संभावना क्या होगी, तो इसमें इक्कों की संख्या बताओ कितनी है, 1 है, तो एनी का मान कितना हो जाएगा 1। प्रायिकता का सूत्र वही होता है हमारा, एनी बटे एन एस, यानी कि 1/4। इसी का दूसरा सवाल, सवाल नंबर बी, बेगम के लिए, किसके लिए, बेगम के लिए, बेगम के लिए। तो यानी कि बेगम के लिए एनी का मान कितना हो जाएगा, बेगम के लिए एनी का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मैंने कुल संभावना नहीं पूछी, कुल संभावना वही रहेगी। सवाल नंबर 2 के लिए 2 सवाल दिए अलग से, ये पहला सवाल था, उसके बाद दूसरा सवाल स्टार्ट हुआ, दूसरे सवाल में 2 सवाल दिए, ए और बी करके लिखा ना अलग अलग, इक्का और एक बेगम। वो ये कह रहा भैया दूसरे सवाल का पूरा कथन अलग ही लिखा आपका, कि जो आपने बेगम सवाल नंबर 1 में निकाली थी यहाँ से, उसको एक तरफ निकाल दिया जाता है। मेरे हाथ में 5 पत्ते, मैंने 5 में से बेगम को निकालकर एक तरफ रख दिया, ठीक है, बाकी पत्ते कितने बचे 4। अब उन 4 पत्तों में से इक्का निकालने की पूछा हमसे पहले, तो इक्का के पत्ते कितने थे उसमें, 1 था, एनी का मान हमने लिखा 1/4। हम पूरी ताश की गड्डी की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ इन 4 पत्तों की बात कर रहे हैं। ताश की गड्डी में 4 इक्के होते हैं, लेकिन अभी हमें 5 पत्ते दिए थे, उसमें से एक निकाल लिया, उसको अलग रख दिया, बाकी बचे 4, 4 में से एक इक्का निकाला, संभावना कितनी हो गई 1/4। फिर वही कथन दूसरे सवाल भी चल रहा है, दूसरे सवाल का दूसरा कथन। अब बताओ इसमें बेगम के पत्ते कितने बचे, कहां से बचा एक, सवाल नंबर 2 में क्या लिखा है, आपने अभी 14 सवाल किया, क्वेश्चन नंबर 14 किया ना हमने, उसमें 6 सवाल का लिए एक ही लाइन का कथन लिखा था सबसे ऊपर, जैसा लिखा था ना, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई है गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सवाल 1 था, उसके सवाल कितने पूछे थे उसने 6, कहां से 52 पत्तों की गड्डी से। अब यहां पर सवाल नंबर 15 में क्या है कि पहले तो आपको 5 पत्ते दे दिए, कौन कौन सा, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। अब उसमें से इन्होंने पहला सवाल पूछा कि क्या प्रायिकता है कि बेगम को निकालने की संभावना क्या होगी, तो हमने लिखा 1/5। अब इसी का दूसरा सवाल ध्यान से, कि यदि बेगम निकल आई, उसको रख दिया एक तरफ, पत्ते बचे आपके 4। अब आगे ये कह रहा है कि एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा जो निकाला गया पत्ता, यानी कि बेगम के अलावा जो दूसरा पत्ता निकाल रहा है 4 में से, वो एक इक्का होगा। पहले तो इक्का का पूछा और फिर क्या किसका पूछा, बेगम का। तो सवाल नंबर 2 में हमने 1 में बेगम को निकाला था, बेगम को निकालकर एक तरफ रख दिया, तभी तो हमारे पत्ते कितने बचे। अगर बेगम इसमें होती तो पत्ते कुल कितने होने थे, 5 होने थे, लेकिन सवाल में क्या कहा कि बेगम को निकालकर एक तरफ रख दिया, पत्ते कितने बचे 4, क्योंकि बेगम इसमें नहीं है। तो फिर सवाल नंबर 2 भी वही है कि बेगम को निकाल कर रख दिया अलग से, बेगम को निकाल लिया ना सवाल नंबर 1 में, उसको निकाल कर अलग रख दिए। अब पत्ते कितने बचे 4, क्या इस 4 में बेगम है, क्या बेगम को निकाल कर रख दिया ना। तो वही पूछा कि दूसरे सवाल में बेगम के निकालने की संभावना कितनी है, तो चूंकि सब बेगम है क्या, नहीं है, तो बेगम निकलेगी क्या, तो एन का मान कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 0। सवाल तो करना पड़ेगा हमें, पी ई बराबर
एन ई बटे एन एस। एन ए का मान कितना 0, कि उसमें भैया बेगम है नहीं तो हम निकालेंगे क्या, क्योंकि सवाल नंबर 2 में क्या कहा कि बेगम का पत्ता जो आपने सवाल नंबर 1 में निकाला था उसको अलग रख दिया गया, पत्ते बचे 4 और इन 4 में बेगम है ही नहीं क्योंकि उसको अलग से निकाल के रख दिया। अब पहले तो इक्का का पूछा तो क्या उन 4 में इक्का था क्या, था, तभी तो हमने एनी का मान 1 लिखा था। लेकिन उन 4 के अब किसकी बात कर रहे हैं, बेगम की, तो एनी का मान तो वही रहेगा 4 क्योंकि बेगम को निकाल के रख दिया। एनएस का मान 4, लेकिन एनी का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 0 क्योंकि उसमें बेगम नहीं है, तो एनी का मान 0 बटे 4। तो पीई बराबर किसी भी संख्या में 0 का किसी भी संख्या में गुणा भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यानी संभावना कितनी होगी वहां से 0, यानी कि बिल्कुल भी संभावना नहीं होगी क्योंकि बेगम है ही नहीं उसमें। मैं भैया आज नितिन का नाम बोलो आप में से कि नितिन खड़ा हो जाए तो उसकी कोई संभावना होगी क्या, क्या होगी उसकी संभावना 0 होगी क्योंकि नितिन है ही नहीं, यहाँ पे खड़ा कहां से होगा। तो यारी वाली बात है इन 4 पत्तों में बेगम नहीं है आप, तो यानी बेगम की संभावना 0। उसी का नाम याद था मेरे को, मैंने बोल दी। बड़ी अजीब बीमारी है, नाम याद नहीं रहता। हाँ सही। एनएस सूत्र में है क्या, कौन से ऊपर की कौन, एनएस आपकी कुल संभावना होती है ना, आप नहीं आए तो दिन ऐसा लग रहा है मेरे को, तो फिर कैसे पूछ रहे हैं कि एनएस कहां से आया। प्रायिकता का सूत्र हिंदी में होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल संभावना बटे कुल संभावना। तो प्रायिकता को हम लिखते हैं पीई जिसकी संभावना याद करनी है, एनई को लिखते हैं अनुकूल संभावना जिसका मान निकालना है, और एनएस को हम दर्शाते हैं कुल संभावना से जो कि हमारे पास सवाल में कुल दिया हुआ है। क्या आप में से 3 3 6 3 9 और 28 विद्यार्थी बैठे यहाँ पर, अब उसमें से 2 की संभावना निकाल लो तो कुल कितने होंगे 28 होंगे मान लो आप, तो वही वाला मामला है और कुछ नहीं। सवाल अब 13वां हो गया, 14वां हो गया, 15वां हो गया, 16वां हो गया, 17वां हो गया, 18वां हो गया, 19वां हो गया, 20वां करना नहीं, 21वां करवा दिया, 22 करना नहीं है, 23वां करवा दिया, 24वां करवा दिया, 23वां करना नहीं है। ताली क्या, तो भैया आपके सवाल 2 3 छोटे छोटे बच्चे जो मैंने आपको करने के लिए दिए थे उस दिन, कितने कर लिए सवाल, मैंने आपको दिया था करने के लिए 3 4 5 6 सवाल दिए थे। हाँ 3 सवाल दिए तो कर लिया आपने, कितने किए, किसी ने नहीं किया मेरे को पता हो तो कर लिए। हाँ तो वही सवाल हम करेंगे अभी, जिनने नहीं किया उनको वही कर लिया, बहुत अच्छी बात। पहले सवाल नंबर 1 निकालो, टेस्ट हो जाए आपका सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 14.1 का क्वेश्चन फर्स्ट, पहला सवाल, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला सवाल क्या लिखा है, किसी घटना ई की प्रायिकता, ई
कुछ अलग नहीं है, यही है जो पीई है ना, ये घटना ई की प्रायिकता नहीं, जो कार्य होगा या नहीं होगा। तो घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। भैया कोई कार्य होगा उसको हम लिख देंगे पीई, और पीई के ऊपर बार लगा दो तो उसका मतलब क्या हो जाता है, नकारात्मक, नेगेटिव, यानी कार्य नहीं होगा। तो सवाल में ये कह रहे, ध्यान से समझना, सवाल को बहुत सरल है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर किसके हैं, किसके बराबर होगी। कोई भी कार्य होगा और कोई भी कार्य नहीं होगा, उसकी कुल संभावना किसके बराबर होती है, किसके बराबर होती है। देखो तीनों दीवारों को, क्योंकि आपको पीछे देख नहीं सकते आप, नहीं आप, मैंने कहा ना पीछे नहीं देख सकते, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, जो इस तरफ बैठे वो इन तीनों को देखो, ये हो सकता है। कोई भी कार्य होगा और कोई भी कार्य नहीं होगा, उसकी कुल संभावना का योग कितना होता है, एक होता है। तो कितनी बार बता दिया मैंने आपको, उस दिन से ये तो चिल्ला रहा हूं। तो भैया सवाल की भाषा में ये तो लिखा, घटना ई की प्रायिकता, घटना क्या है, कोई भी कार्य घटेगा या नहीं घटेगा, तो यही तो लिखा है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। ये कोई कार्य हो गया आपका और ये कोई कार्य नहीं हुआ, ये तो लिखा कोई कार्य हुआ और कोई कार्य नहीं हुआ, बीच में लगा प्लस, दोनों का योग किसके बराबर होगा, एक के बराबर होगा ना। एक के बराबर क्यों होगा, क्योंकि कोई भी कार्य कितने प्रतिशत के बराबर होता है अपने आप में, 100%। वही हम जब प्रतिशत को हटाते हैं तो बटे में 100 लगता है, और हम 100 में 100 का भाग देंगे तो 1 आएगा। तो इसी 1 के अंदर कोई भी कार्य होगा और कोई भी कार्य नहीं होगा, किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। 100% अपने आप में होता है हर कार्य। कि भैया आपका गणित का पेपर हो गया, आपके 60 नंबर आ गए, तो कुल कितने नंबर नहीं आए आपके, 40 नहीं आए, क्योंकि हमें तो पता है कि हमारा पेपर कितने नंबर का होता है, 100। तो जब आप प्रतिशत निकालते हो तो 100 का गुणा करते हो, प्रतिशत निकालने के लिए करते हो, नहीं पता आपको, हमें पता ही नहीं, आपको ये नहीं पता प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। हाँ, एक को पता और किसको पता। तो कोई भी कार्य होगा और कोई भी कार्य नहीं होगा, उसकी कुल संभावना कितनी होती है। तो वही संभावना करके नहीं लिख दिया, उन्हें सीधे सीधे बराबर लिख दिया, कितना होता है, 1 लिख लो उसमें 1, या फिर कॉपी में लिखना, अब लिखवा ही चुका हूं, अब देखना। अच्छा भैया, मैंने आपको कोई भी कार्य दिया, आप उस कार्य को कर सकते हैं, तो उसको मैं संभव बोल सकता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा कि भैया कल तक आपको 1 से 5 तक पहाड़ याद करके आना है, तो ये कार्य आपके लिए संभव है या असंभव है, संभव है। मैं आपसे बोल दूं कल भैया आपको 1 से 65 तक पहाड़ याद करके आना है, असंभव कार्य। असंभव कार्य क्या है, कि जो होगा ही नहीं हमसे, कि हम कितनी कोशिश कर ले हमसे नहीं होगा, तो वो कार्य क्या होगा आपका, असंभव। जिस कार्य को हम कर लेंगे वो कार्य क्या होगा, संभव हो जाएगा। तो आपका दूसरा सवाल इसी प्रकार का है कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। घटित होने का मतलब क्या है, ये घटना है ना, बार बार ये घटना काम ही है, जैसे मैं बोल रहा हूं ना बार बार, किसी काम का होना और किसी काम का नहीं होना, तो ये घटना ही है, कोई इवेंट है, कोई कार्य है, तो उसको यहाँ पर गणित की भाषा में क्या बोल देंगे, घटना। कि कोई घटना घटेगी या कोई घटना नहीं घटेगी। घटेगी मतलब कोई काम होगा, नहीं घटेगी मतलब कोई काम नहीं होगा। सवाल में क्या लिखा कि कोई काम, सॉरी, उस घटना की प्रायिकता, अरे पहले दूसरे पढ़ो, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, तो क्या होगी वो, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, वो क्या होगी। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं यहां पर, वो निश्चित होगी कि अनिश्चित होगी। देखो, एक तो कोई कार्य हम कर लेंगे तो संभव होगा, असंभव होगा, और फिर कोई घटना होगी कि अगर जो कार्य हम कर लेंगे वो निश्चित हो जाएगा, कि भैया हमने 1 से 5 तक पहाड़े निश्चित कर लिए, मतलब याद कर लिए। 1 से 65 तक पहाड़े हमसे याद हो ही नहीं सकते, मतलब क्या निश्चित है, मतलब कि वह घटना कैसी हो गई, असंभव। तो इस सवाल में यही है कि कोई घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, मतलब कि हमसे 65 तक पहाड़े याद हो ही नहीं सकते, तो यानी कि क्या हुआ है, अनिश्चित होगी। और उस घटना को हम क्या कहेंगे, असंभव घटना कहेंगे, क्योंकि हमने घटना में क्या, प्रायिकता में क्या पढ़ा, संभव। प्रायिकता का मतलब क्या है, संभावना। लेकिन हम तो इसकी संभावना बता ही नहीं सकते, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते उस काम को, तो क्या हो जाएगा आपका, असंभव हो जाएगा। तो इसके दूसरे में क्या जाएगा, पहले पहले खालिस्तान में क्या आएगा, अनिश्चित, और दूसरे में क्या आएगा, असंभव। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, अनिश्चित है, और ऐसी घटना असंभव घटना कहलाई। कुछ पल्ले पड़ रहा नहीं पड़ रहा आपको। मैंने आपसे कहा कि आपको रेक से ऊपर से कूदना है, कूद सकते हो क्या,
आपको 2 मंजिला मकान के ऊपर से कूदना है, अब बताओ। 2 मंजिला मकान के ऊपर से, सेकंड फ्लोर से कूदना किसी बिल्डिंग के ऊपर से। हाँ तो ये संभव है, असंभव है? असंभव है ना। तो वही जो काम हमारा नहीं होगा वह घटना कैसे होगी, अनिश्चित होगी, और इसी घटना को हम कहेंगे असंभव घटना है। इसे सवाल नंबर 3 है कि उस घटना की प्रायिकता है जिसका घटित होना निश्चित है, ऐसी घटना कहलाती है, संभव कहलाएगी। अब देखिए, संभव घटना का अधिकतम मान कितना हो सकता है कि हमने कोई काम कर लिया, मैं आपसे कहूं इस बेंच के ऊपर से आपको कूदना है, कूद जाओगे, घटना संभव है, तो कोई कार्य हम पूरी तरह कर देंगे, उसका अधिकतम मान कितना होगा, 1 होगा। कोई कार्य अगर आपने पूरी तरह कर लिया कि भैया मेरे गणित में से 100 नंबर आए, मेरे आए हैं मान लो, तो वह काम पूरा हो गया। अब पूरा काम होगा तो कोई कार्य किससे अधिक नहीं हो सकता, कोई भी घटना किसी भी घटना का मान किससे अधिक नहीं हो सकता। तुम्हारे पढ़ाने चक्कर में भूल जाऊंगा ऐसा लग रही है, एक से अधिक नहीं हो सकता। ओ भैया तुक्का मार के सही बता रहे कि तुम्हारे में लिखे हैं खालिस्तान भरे हुए। हाँ तो चलो वो कहीं से बता रहे, लेकिन कोई भी कार्य होगा या कोई भी कार्य नहीं होगा उसका अधिकतम मान कितना होगा, 1 से अधिक होगा क्या, नहीं होगा। तो यानी कि अगर कोई कार्य पूरी तरह संभव होगा मतलब उसका मान कितना, 1। कोई कार्य असंभव है, हुआ ही नहीं, हम सेकंड फ्लोर से नहीं कूद सकते, हम बेशक तक पहाड़े याद नहीं कर सकते, मतलब कि हमने हथियार डाल दिए, कुछ काम होगा ही नहीं, तो उस प्रायिकता का मान कितना होगा, 0। तो जो आपका दूसरा सवाल था उसका जो पहला खालिस्तान है उसमें तो आएगा 0, अनिश्चित 0। हाँ तो उसको 0 कर लो, में अनिश्चित घटना होगी उसका मान कितना होगा, 0 होगा, और उस घटना को हम कहेंगे असंभव घटना। जो आपका दूसरा खालिस्तान है, घटना कैसी होगी, अनिश्चित घटना होगी कि भैया यह काम तो हो ही नहीं सकता, अब अनिश्चित घटना होगी तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 0, और अगर उसकी प्रायिकता 0 होगी तो मतलब कि वह घटना कैसी हो जाएगी, असंभव घटना। अब आपसे पूछ ले, हाँ असंभव, असंभव तो वो घटना किस प्रकार कहलाएगी, असंभव घटना। अब आपसे परीक्षा में कोई मतलब पेपर में पूछेगा, कोई तो नहीं पूछेगा कि भैया असंभव घटना को परिभाषित कीजिए। पिछले साल इस पाठ से परिभाषा पूछी थी 2 नंबर में, पूछा था कि भैया असंभव घटना की परिभाषा लिखिए। तो असंभव घटना की परिभाषा क्या लिखेंगे कि वह घटना, घटना क्या है, कोई कार्य जो घटित, घटित यानी कि होना नहीं हो सकता, वह घटना जो घटित नहीं हो सकती, वह घटना जो घटित नहीं हो सकती उसे हम क्या कहेंगे, असंभव घटना कहेंगे। उसकी प्रायिकता कितनी होगी, वह घटना जो घटित नहीं हो सकती उसे असंभव घटना कहेंगे, असंभव घटना कहेंगे या कहते हैं। उसकी प्रायिकता, उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 0 होगी, प्रायिकता 0 होगी या 0 होगी। सवाल नंबर परिभाषा नंबर तीसरे का लिख लिया होगा आपने, हालांकि बुक में लिखी थी, लेकिन आप बुक से गजब कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं आज बिना कहे। असंभव घटना की परिभाषा पिछली बार आई शायद, असंभव है संभव दोनों में से एक पूछा, मेरे को ये कंफर्म नहीं है कौन सा है, लेकिन एक परिभाषा पूछी पिछले साल। अब इसी का तीसरा सवाल लिखा है कि वह घटना, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। आपने 5 तक निश्चित रूप से पहाड़े याद कर लिए, मतलब पूरा काम कर लिया आपने, उसकी प्रायिकता कितनी हो गई, 1 हो गई, और उस घटना को क्या कहेंगे, संभव घटना। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि संभव घटना क्या होती है, संभव घटना, तो क्या लिखेंगे हम इसको कि वह घटना, वह घटना जिसका घटित होना निश्चित है, वह घटना जिसका घटित होना निश्चित है, उसे हम क्या कहेंगे,
संभव घटना कहते हैं, उसे संभव घटना कहते हैं। उतारना, थोड़ी जल्दी जल्दी हाथ चलाएं। संभव घटना कहते हैं। और चूंकि कोई घटना पूरी तरह संभव हो ही गई है तो उसके प्रायिकता का मान कितना होगा? क्या बात, भले आदमी, कहां ध्यान है तुम्हारा। उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1 होगी। अरे कोई काम कर ही लिया तो भैया उसकी 0 की होगी, उसकी प्रायिकता 1 होगी। बहुत खराब पढ़ते हो तुम सारे सारे, सही में बहुत, मतलब क्या बताएं अब। वह घटना जिसका घटित होना निश्चित है उसे संभव घटना कहते हैं, उसकी प्रायिकता 1 होती है। अब परीक्षा में आ जाए कि भैया संभव घटना क्या होती है, हमें तो घटना घटित निश्चित कुछ याद ही नहीं आ रहा, फिर क्या करेंगे? तो हमने प्रायिकता क्या पढ़ी? संभव घटना, कि जिस कार्य को हम कर सकते हैं। तो तुम्हारी भाषा में लिख देना उसको। कैसे लिख दोगे? कि वह कार्य जो निश्चित रूप से किया जा सकता है। आपको परीक्षा में नहीं आए याद घटना घटित निश्चित कुछ याद नहीं आए, तो वह कार्य जिसे निश्चित रूप से किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? उसे संभव घटना कहते हैं। अब संभव संभव तो अर्थ पता है ना आपको, संभव जिसे हम कर सकते हैं, संभव जिसे नहीं कर सकते। तो अगर आपके दिमाग में नहीं आए कि वह घटना जिसका घटित होना निश्चित है उसे संभव घटना कहते हैं, और जिस काम को कर सकते उसकी प्रायिकता अधिकतम कितनी होती है? 1। जिस काम को हम नहीं कर सकते उसकी अधिकतम प्रायिकता कितनी होगी? अधिकतम कम से कम सब कुछ कितनी होगी? 0। चौथा रिक्त स्थान, चौथा लग रहे होंगे रिक्त स्थान है, 2-2 नंबर के सवाल दिए सारे के सारे। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग खालिस्तान है। अब ये फिर से ये प्रयोग के शब्द क्या आ गए यहाँ पर? शब्दों को आपको सिर्फ घुमाएंगे ही। ये प्रयोग वही है कि हम किसी कार्य को करना स्टार्ट किया हमने, तो वह कार्य होगा या नहीं होगा। अब उसके प्रयोग की सभी घटनाएं, घटनाएं क्या होती? कोई कार्य होगा या नहीं होगा। तो सभी घटनाओं का मतलब क्या होगा? कि उसमें कार्य होना भी हो गया और कार्य का नहीं होना भी आ गया। तो सभी घटनाओं का योग कितना होगा? 1 होगा। कि भैया कोई कार्य होगा या नहीं होगा, सभी का योग कितना होगा? 1 होगा। बस यही है ये, लिख लो उसमें 1। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का की प्रायिकता का योग कितना है? 1 है। मैंने आपसे कहा कि मैं आपको कुछ होमवर्क देने जा रहा हूं, ठीक है? तो आपके दिमाग में क्या चलेगा? पता नहीं कितने सवाल दे दें, पता नहीं किस प्रकार का सवाल दे दें, तो आपके दिमाग में तो यही चला ना कि होगा या नहीं होगा। अब वो होगा या नहीं होगा, उसकी सभी घटनाओं का योग पहले से कितना होगा? 1 होगा। ये वही लिखा कठिन भाषा में कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। आपके स्कूल में प्रैक्टिकल हुआ साइंस का कि नहीं हुआ? लैब तो देखी होगी आपने। प्रयोग करना किसे कहते हैं? आप तो छोड़ो सब, मेरे को नहीं पढ़ना किसी, हाँ बस रहने दो, आप तो छोड़ो। सभी घटनाओं का योग कितना होता है? 1। सरकारी स्कूल में पढ़े, सरकारी स्कूल में तो होता है, प्राइवेट स्कूल में प्रयोगशाला ही नहीं होती क्या? गवर्नमेंट स्कूल में तो होती। हाँ तो जो भी फूल का होगा उसका प्रैक्टिकल, तो आपने जब प्रैक्टिकल करना स्टार्ट किया होगा तो सबसे पहले क्या होगा? उसका लेंस लगाई, तो सबसे पहले तो ये होगा ना, फिर आपसे उसका परिणाम कब लिखते हैं? लास्ट में लिखते हैं। तो परिणाम आपका सही होगा गलत होगा तो लास्ट में लिखेंगे, लेकिन पहले से कितना होगा? सभी का योग 1 होगा। ये वही बात है कि पहले से कोई कार्य कितना होगा? 100% होगा। आपका गणित का पेपर हो रहा है भैया, तो आपका गणित का पेपर कितना नंबर का हो रहा है? 100 नंबर का। इसको हम प्रतिशत में बदल दें तो यानी कि 100 बटे कितना हो गया? 100। यानी कि आप आपके जितने भी नंबर आएंगे, ये नंबर नहीं आएंगे, वो सब किसके बीच में आएंगे? 100। हम उसका प्रतिशत निकाल देंगे, प्रतिशत लगाएंगे तो बटे में 100, 100 का 100 में भाग दिया तो 1। यानी कि आपके जो नंबर आएंगे और जो नंबर नहीं आएंगे सभी किसके अंदर छुपे हुए? इस 1 के अंदर छुपे हुए। यही है, सिंपल सा, और कुछ नहीं। सवाल नंबर 5, किसी घटना की प्रायिकता खालिस्तान से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा खालिस्तान से छोटी या उसके बराबर होती है। किसके बराबर होती है और किससे बड़ी नहीं हो सकती? अब देखिए, कह रहे हैं कि खालिस्तान से बड़ी तो हो सकती है और उसके बराबर भी हो सकती है। तो कोई भी घटना क्या आपके 0 से कम हो सकती है क्या? 0 से कम का मतलब क्या होगा? माइनस में। माइनस में कुछ होगा नहीं। भैया मैंने आपको कोई काम दिया, आपने नहीं किया, उसकी प्रायिकता कितनी हो गई? 0। तो कोई भी घटना या कोई भी प्रायिकता किससे बड़ी हो सकती है? 0 से। अब 0 से बड़ी संख्या क्या आती है?
जीरो से 0.1 आता है, 0.2 आता है, 0.3 आता है। इन सभी को हम दशमलव हटाकर क्या रखते हैं बटे में, जीरो लगाते हैं। एक लगाकर तो एक अंक पर दशमलव, तो बटे में कितनी जीरो लगाएंगे, 1/10। हमारे प्रायिकता के उत्तर से आते हैं, तो वो दशमलव में इस प्रकार आ सकते हैं। अभी 1/10 जीरो से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, जीरो सबसे छोटा होता है। तो यानी कि कोई भी का घटना किसके बराबर हो सकती है, जीरो के। जीरो के बराबर कब होगा, जब कोई काम हमने किए ही नहीं। हम परीक्षा देने गए, हमने परीक्षा में सिर्फ हमारा रोल नंबर लिख दिया, ठीक है, उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं लिखा। कितने नंबर आएंगे आपके, जीरो। अब जीरो से कम आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते। अब आप कुछ लिख के आओगे, 100 नंबर का पेपर हुआ भैया, ठीक है, 100 नंबर का पेपर हुआ, आपने सिर्फ 2 नंबर के विकल्प लिख दिए, तो कितने नंबर आ गए आपके, दोनों सही हो गए, 2 नंबर आ गए। तो यानी कोई भी घटना किससे बड़ी हो सकती है, जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर। कोई भी घटना किससे अधिक नहीं हो सकती, किससे अधिक नहीं हो सकती, एक से अधिक। यानी कि सभी घटनाओं का योग किसके बराबर होता है, या तो एक के बराबर हो जाएगा या एक से कम होगा, लेकिन एक से अधिक नहीं होगा। यह एक कैसा आया, फिर से वही आया कि गणित का 100 नंबर का पेपर प्रतिशत में बदला हमने, बटे में 100 में से 100 आगे कितने नंबर आ गए, यानी पूरी प्रायिकता कितनी हो गई, एक। क्या आपके नंबर 100 नंबर के पेपर में से 100 नंबर 101 आ सकते हैं क्या, असंभव सी बात है ना, नहीं आ सकते। यानी कोई भी कार्य हो जाएगा, पूर्णता निश्चित हो जाएगा, तो उसकी अधिकतम संभावना कितनी होगी, एक से कम हो सकता है। 100 में से आपके 99 नंबर आ सकते हैं, 100 में से आपके 98 नंबर आ सकते हैं, 100 भी आ सकते हैं, लेकिन क्या 100 से अधिक आ सकते हैं क्या, तो यानी कि 100 के बराबर तो आ सकते हैं, एक के बराबर तो आ सकते हैं, लेकिन एक से अधिक नहीं आ सकते। यही लिखा है इसके पहले में, क्या आएगा, जीरो, दूसरे खाली स्थान में क्या आएगा, एक। अब आप तो दूसरा सवाल छोड़ ही दो, क्योंकि सिंपल सा आप समझना नहीं चाहोगे। चलो मैं बता देता हूं। पहला सवाल क्या है इसका, दूसरे का, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, ठीक है, ड्राइवर मतलब कि कोई गाड़ी चलाना सीख रहा है। अब ड्राइवर एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, तो एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती, इसमें से कौन सी घटना सही होगी। देखिए, कोई भी कार्य होगा या नहीं होगा, दोनों की संभावना कुल कितनी होती है, एक। अब हमें इन सवालों में क्या बताना है कि कौन सा परिणाम अधिक होगा आपका, किसकी संभावना अधिक है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी दो ही संभावना है, या तो फेल होंगे या पास होंगे, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो किसकी अधिक संभावना होगी वो हमें यहाँ पर बताना है। कि आपने पढ़ाई की साल भर अच्छे से पढ़ाई की, मतलब पास तो हो जाएंगे, तो पास होने की संभावना क्या होगी, अधिक होगी। अब यहाँ पर फिर से दो संभावना है, दो संभावनाओं में से हमें बताना है कि कौन सी संभावना सही होगी, या फिर दोनों संभावनाएं सही होगी। कोई भी कार्य होगा, किसी कार्य का होना, और एक क्या होगा, नहीं होना। तो आपको सिर्फ यही बताना है कि किसी कार्य में दोनों काम एक साथ हो सकते हैं, या फिर एक काम अधिक होगा दूसरा काम कम होगा, या दूसरा काम अधिक होगा पहला काम कम होगा। या तो आप फेल होंगे या आप पास होंगे, या आप बराबर फेल भी हो सकते हैं, बराबर पास भी हो सकते हैं। किसकी संभावना हो सकती है, आपको दिमाग लगाना आपको अच्छे से। सवाल में क्या लिखा, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार को चलाने का प्रयत्न नहीं, प्रयास कर रहा है। भैया बात मत करो। कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है, किसकी संभावना अधिक होगी। हाँ, तो कोई मतलब कार के चलने की प्रायिकता अधिक होगी कि कार के नहीं चलने की प्रायिकता अधिक होगी, कि दोनों की प्रायिकता बराबर होगी। बताओ क्या होगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एक ड्राइवर है? एक वेक नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे, सिर्फ आपको यह बताना है कि किसकी संभावना अधिक होगी, कार चलाने की संभावना अधिक होगी कि कार के नहीं चलने की संभावना अधिक होगी। अब देखो भाई, यहां पर दोनों की बराबर नहीं हो सकती। बात सुनना, दोनों की बराबर क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि मान लिया जाए ये कहते कि बात सुनो मेरी, क्या हुआ, बाहर ही अंधेरा है। हाँ तो भैया 2 मिनट सुन लो, आपको यहाँ से सब सुनने की बात है। ड्राइवर का मतलब क्या हुआ, ड्राइवर मतलब जो 18 साल का है और उसके पास लाइसेंस है। भैया ड्राइवर में हमारी भाषा ये नहीं सिर्फ जिसको गाड़ी चलाना आता, ड्राइवर का मतलब क्या, कि जिसका जो 18 साल का प्लस का हो चुका है और जिसके पास क्या होगा, लाइसेंस होगा, उसी को ड्राइवर का दर्जा दिया जाएगा। आप में सब कितने साल के ये होंगे, 14, 15, 16, 17, सारे 18 से कम ही है। तो यानी कि आपको ड्राइवर बोल ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं होगा, और आपके पास लाइसेंस नहीं होगा तो आपको ड्राइवर नहीं बनना है। कि 18 साल से कम की उम्र के बच्चों को, बच्चे होते हैं
तो उनको गाड़ी चलाने की परमिशन नहीं होती। तो परमिशन क्यों नहीं होती? क्योंकि वो बच्चे होते हैं और आपके दिमागी रूप से आप उतने विकसित नहीं होते कि आप एक गाड़ी को पूरी तरह हैंडल कर सकें। तो भैया ड्राइवर की बात हो रही। अब ड्राइवर कौन? जो गाड़ी को चला सकता है। अब भैया जो गाड़ी को चलाना जानते हो तो बताओ उसकी अधिक संभावना क्या होगी? वो गाड़ी को चलाएगा कि नहीं चलाएगा? तो इसकी अधिक संभावना क्या होगी कि वो गाड़ी को चला सकता है। देखिए आपके सवाल में ये पूछा आपसे समप्रायिक, समप्रायिक। तो अगर मैं इसको आपको तोड़ के बताऊं तो सम यानी कि क्या होता है? समान। और प्रायिक का मतलब प्रायिकता। तो आपको ये कारण बताना है कि किसका कारण अधिक होगा, किसका कारण कम होगा, दोनों की प्रायिकता क्या होगी? समान होगी। तो क्या इस सवाल में गाड़ी चलाने की और गाड़ी नहीं चलाने की दोनों प्रायिकता समान हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। हाँ, अगर यहां पर सवाल ऐसा होता कि एक 10 साल का बच्चा गाड़ी चलाने का प्रयास करता है, फिर क्या होता? तो फिर गाड़ी नहीं चलाने की संभावना क्या होती? अधिक होती, क्योंकि 10 साल का बच्चा गाड़ी नहीं चला सकता, 5 साल का बच्चा गाड़ी नहीं चला सकता। लेकिन ड्राइवर जो 18 प्लस होगा, जिसके पास लाइसेंस होगा, तो वो गाड़ी को चला सकता है। तो उसकी अधिक संभावना किस तरफ होगी? कि कार चलना प्रारंभ हो जाएगी। तो पहले सवाल वो परीक्षा में आ गया कि 1 नंबर में आ गया कि संप्रायिक लिखिए, इसका परिणाम लिखिए, स्पष्ट कीजिए इसको। तो क्या लिखोगे कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है तो कार चलना प्रारंभ हो जाती है, इसकी घटना अधिक है, इसकी संभावना अधिक है। क्यों? क्योंकि वह ड्राइवर है। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल का कोर्ट देखे हो आपने, मैदान, वो ऊपर फेंकते हैं उसको हाथ से। तो यानी कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है और बास्केट में बॉल डाल पाती है, नहीं डाल पाती, किसकी संभावना अधिक होगी? वह बॉल को बास्केटबॉल में डाल देगी। क्योंकि किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बास्केटबॉल खिलाड़ी की बात हो रही, यहाँ पर किसी क्रिकेट खिलाड़ी की बात नहीं हो रही। अगर मान लिया जाए ऐसा होता है कि कोई क्रिकेट खिलाड़ी जो बास्केटबॉल बॉल को बास्केटबॉल के उसमें डालने का प्रयत्न करता है, तो भैया हो सकता है कि जो क्रिकेट खेलता है उसको बास्केटबॉल खेलना नहीं आता। लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही? बास्केटबॉल खिलाड़ी की। अगर मैं आपसे कहूं कि आप 12वीं कक्षा का एक सवाल कीजिए और आप हैं कक्षा 10 में, तो क्या आप उस सवाल कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आप में से किसी 10वीं क्लास के विद्यार्थी को खड़ा करता हूं और मैं 10वीं क्लास का सवाल मैंने लिख दिया यहाँ पर, तो मैं उससे उम्मीद तो कर सकता हूं कि वो सवाल कर देगा। क्यों? क्योंकि 10वीं का सवाल है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि भैया मैं 10वीं का सवाल 8वीं के विद्यार्थी से कर रहा हूं, तो कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। यानी जो जिस खेल को जानता है उसकी संभावना अधिक होती। तो यानी कि खिलाड़ी बास्केटबॉल को उसमें डाल देगी, इसकी संभावना अधिक है। आपको सिर्फ दिमाग ही लगाना है यहाँ पर, और कुछ नहीं। तीसरा सवाल, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जा सकता है, उत्तर सही है या गलत है। बताओ इसकी किस तरफ संभावना अधिक होगी। अब देखिए, मैंने आपको सवाल दिया करने के लिए, तो सबसे पहले तो उसकी संभावना क्या होगी कि या तो आपने सवाल किया होगा या सवाल नहीं किया होगा। मान लिया जाए आपने सवाल कर लिया, अब दूसरी बात कहां पर जाएगी कि या तो आपका सवाल सही है या आपका सवाल गलत है। तो भैया आपने सवाल किया है, अब सवाल की संभावना किस तरफ होगी? यहां पर तो दोनों तरफ हो सकती है, या तो सवाल सही है या फिर गलत है। अब यहां पर कोई अनुमान नहीं लगा सकते हम कि आपने सवाल किया तो सही होगा। सवाल ही के करने और नहीं करने की संभावना अलग होगी, सही करने की और गलत करने की संभावना अलग होगी। तो यहाँ पर दोनों घटनाएं क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। क्या तो सवाल होगा सही होगा या फिर गलत होगा। सवाल नंबर 4, एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की है, क्या होगा इसका? किस तरफ संभावना अधिक होगी? लड़के की तरफ अधिक होगी कि लड़की की तरफ अधिक होगी? किसकी अधिक होगी? एक बच्चे का जन्म होना है तो बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, किसकी संभावना अधिक होगी? अरे बच्चे मतलब बच्चे में लड़के भी आएंगे, आप बच्चे हो, आप में लड़के भी है, आप में लड़की भी है। एक बच्चे का जन्म होना समान ही होगी ना भैया। आपके लड़का कहां से हो जाएगा आधा? भैया कोई भी बच्चा होना है तो हम कैसे अनुमान लगा लेंगे? बच्चे का जन्म होगा उसके बाद ही पता चलेगा कि लड़का होगा या लड़की होगी। देखो आप तो लड़का होगा उसकी संभावना अधिक, कहां से हो जाएगी लड़के की संभावना अधिक? दोनों की संभावना बराबर होगी, या तो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है। तो यानी कि इसकी संप्रायिक यानी कि समान प्रायिकता क्या होगी इसकी? दोनों हो सकती है, दोनों 50-50% हो सकती है कि लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। ये आजाद के कारण लिखा ना कि ये लिखवाऊंगा आपको, मैंने आपको बता ही चुका हूं पूरा कि ड्राइवर कार चलाएगा तो उसकी चलाने की संभावना अधिक होगी। बास्केटबॉल का खिलाड़ी है तो उसकी बॉल डालने की संभावना अधिक होगी। हाँ कोई सवाल होगा तो आपका काम क्या था? सवाल करना और
नहीं करना। अब उसको जांच करना मेरा काम है। अब मैं पहले से अनुमान क्या लगाऊंगा कि सवाल सही भी हो सकता है, सवाल गलत भी। अब मैं इस बात का अनुमान नहीं लगा सकता कि आपने सवाल किया तो सवाल सही होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर 10वीं में जितने विद्यार्थी बैठे सभी को पास कर दिया जाता, फिर किसी को फेल करते क्या? क्योंकि फिर तो अगर मान लो कोई विद्यार्थी अगर परीक्षा में बैठा है, मतलब कहीं ना कहीं से उसने पढ़ाई की होगी, और ऐसा जरूरी थोड़ी कि जो पढ़ाई करे वो पास हो ही जाएगा, ऐसा संभव है क्या? तो यानी कि उसकी संभावना क्या होगी, पास भी हो सकता है और फेल भी हो सकता है। तो सवाल में ये संभावना लगाना, आप ये मत लगाना कि हमने सवाल किया है तो सही ही होगा। सवाल नंबर 3। और उसके बाद ये लड़के लड़की की बात आई, बोल मत देना कोई कि लड़की होगी लड़का होगा। क्या होगा, दोनों की संभावना आपस में क्या सकती है, बराबर होगी, समप्रायिक है, समान प्रायिकता है। अगला सवाल आ गया भैया, सवाल नंबर 3। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय या निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? अब कोई सा भी खेल हो, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी खेल को खेलने के लिए कितनी टीम होती है, 2 टीम होती है। चाहे वह फुटबॉल हो, चाहे वह क्रिकेट हो, चाहे वह वॉलीबॉल हो, चाहे वह टेनिस हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, आप इंडोर गेम हो या आउटडोर गेम हो, ये क्या होते हैं मुझे तो ये नहीं पता। आउटडोर गेम जो बाहर खेले जाते हैं खुले मैदान में, इंडोर गेम जो एक बंद कोर्ट में खेले जाते हैं, जैसे कबड्डी आपकी एक बंद, जैसे कि जो कम जगह में हो सकता है, जैसे कि चेस मान लिया जाए आपका, टेबल टेनिस वरी, तो वो बात नहीं है हमारी। तो कोई भी खेल खेलने के लिए कितनी टीमों का आवश्यक है, 2 टीम तो होना है, ये दोनों टीमों के बीच मैच हो सकता है आपका। अब सवाल में क्या कह रहा है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय या निर्णय लेने के लिए कि भैया बॉल पहले किस टीम को दिया जाए, 2 टीम है, टीम ए टीम बी। अब भैया हमारे हिसाब से हम टीम बी को दे दें बॉल, तो भैया ए के साथ नाइंसाफी होगी। अगर हम हमारे हिसाब से ए को दे दें तो बी के साथ नाइंसाफी होगी। तो न्याय संगत विधि है नहीं कि पूरा किसी के साथ, मेरे को बोलने दो यार ना तो मैं आपकी सुन रहा हूं ना आप मेरी सुन रहे। हाँ, तो संभावना क्या है, मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूं भैया, सुनने के लिए। यानी सामने देखो 2 टीम है, एक फुटबॉल मैच होना है, बात मत करो, टाइम हो चुका, आपको सवाल खत्म करना है, ये पार्ट खत्म हो गया आज, मैंने आपको जो लिखवाना था वो लिखवा दिया सब कुछ। अब फुटबॉल में क्या होगा कि एक तो टीम होगी ए और एक टीम क्या होगी, बी होगी, दोनों के बीच मैच होना है। अब फुटबॉल हमें पता है कि फुटबॉल की बॉल से खेला जाता है, वो आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि उससे आपको खेलना आता नहीं आता। भैया मान लिया जाए मैं अंपायर हो गया, ठीक है, मैच का रेफरी हो। अब भैया मैंने टीम ए को बॉल दे दी मेरे हिसाब से, तो बी के साथ तो नाइंसाफी हो जाएगी, बी वाले बोलेंगे भैया हमसे क्या दुश्मनी है, तो चलो मैंने बॉल उठा के बी को दे दी, ये ए वाले बोलेंगे हमसे क्या दुश्मनी। तो ये बोल रहे हैं कि भैया पहले किसको बोल दी जाए उसके लिए सिक्के को उछाला जाता है, या न्याय संगत विधि को क्यों माना जाता है, इसको न्याय संगत विधि। तो क्या लिखोगे कि बॉल किसको दी जाए इसके लिए पहले सिक्का उछाला जाता है, तो इस विधि को न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है, स्पष्ट कीजिए। क्या आप नहीं बता सकते? देखिए हमने सिक्का देखा, सिक्के के हमने सवाल भी किए, सिक्के की कितनी सतह होती है, 2 सतह होती है, यहाँ पर टीम भी कितनी है, 2 है। अब भैया सिक्के को जब हम उछालते हैं तो जब सिक्का हवा में होता है तो कोई बता सकता है क्या कि भारत आएगा कि रुपया आएगा, हेड आएगा कि टेल आएगा, चित्ता आएगा, पट आएगा, बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। तो जब सिक्के को उछालेंगे तो उसकी कितनी सतह होती है, 2 सतह होती है, और हवा में निष्पक्ष रूप से जमीन के ऊपर गिरेगा, तो यानी कि भैया वो ए के पक्ष में भी हो सकता है और बी के पक्ष में भी हो सकता है। तो यानी कि हम लिख देंगे कि सिक्के की 2 सतह होती है, और वह जब जमीन पर गिरेगा निष्पक्ष रूप से गिरेगा। अब भैया वो तो सपोर्ट में आएगा नहीं कि मैं ए के सपोर्ट में जाऊंगा कि बी के सपोर्ट में जाऊंगा। तो यानी कि सिक्के को न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है, क्योंकि उसकी 2 सतह होती है और जिसको हवा में उछाला जाता है तो कोई फिक्स नहीं कि ए के पक्ष में आएगा बी के पक्ष में आएगा। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि जिस प्रकार फुटबॉल में 2 टीम होती है उसी तरह सिक्के की भी कितनी सतह होती है, 2 सतह होती है, इसलिए। अब मान लिया जाए सिक्के की 3 सतह होती तो फिर क्या संभव था क्या? मान लिया जाए सिक्के की यहाँ पर हम एक पासे को फेंके, पासे की कितनी सतह होती है, 6 सतह होती, तो क्या यहाँ पर पासे को फेंकना न्याय संगत होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि पासे की 6 सतह होती। अब भैया टीम ए में और टीम बी में मान लिया जाए टीम ए ने मान लिया हेड, तो टीम बी का क्या होगा, टेल। अब भैया पासे में तो 6 सतह होंगी, 1 2 3 4 5, मान लो इनने मान लिया 1 नंबर, इनने मान लिया 5 नंबर। अब होगा सकता है 4 नंबर आ जाए तो किसको देंगे, तो यानी कि यहाँ पर पासे को न्याय संगत नहीं मानेंगे हम। क्यों नहीं मांगे, क्योंकि पासे की 6 सतह होती है, सिक्के की कितनी सतह होती है, तो यानी कि सिक्के को न्याय संगत विधि माना जाता है क्योंकि उसकी फुटबॉल की 2 टीम की तरह 2 सतह होती है।
ये लिखना आपको, मैं लिखवाऊंगा नहीं आपको, घर जाके लिख लेना भले आप, पीछे से देख के लिख लेना भले आप। सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, सवाल नंबर 4 सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? 4 ऑप्शन दिए, बताओ कौन सी नहीं हो सकती, बताओ कौन सी घटना नहीं हो सकती? ए 2/3, बी -1.5, सी 15% या डी 0.7? -1.5। सिंपल सी बात है कि प्रायिकता का मान ना तो 1 से अधिक हो सकता है और ना ही माइनस का हो सकता है, माइनस को हम बोलते हैं ऋणात्मक, तो यानी प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। अब ऋणात्मक क्यों नहीं हो सकता, माइनस वाली संख्या क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि माइनस वाली सभी संख्याएं 0 से छोटी होती हैं और प्राय किसी भी काम का नहीं होने की न्यूनतम संभावना कितनी होगी? 0। तो भैया हम 0 से छोटी वाली संख्या के पास क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे। अब बाकी बची 3 संख्याएं देखो आप, 2/3 लिखा, क्या 2/3 0 से अधिक और 1 से कम है क्या? आप कैसे बिना कुछ हाँ ना बोल सकते? भैया सवाल को हल करना है, 2 में 3 का भाग देना है, तो हमने भाग दिया, बात मत करो। सबसे पहले 2 में भाग नहीं आएगा, हमने क्या लगाया 0, फिर क्या लगाया दशमलव, तो फिर हमने यहाँ पर क्या लगा दी 0, 3 छंगे कितना हो गया 18, उत्तर कितना आया 0.6। क्या 0.6 0 से अधिक है? 0 से छोटी संख्या कौन सी है? माइनस वाली, -1, -2, -1.5, माइनस, सभी माइनस वाली संख्या 0 से छोटी होती है, तो कोई भी कार्य नहीं होगा, उसकी न्यूनतम संभावना कितनी होगी? 0, 0 से कम नहीं हो सकती। और क्या 0.6 0 से अधिक है? मतलब कि उत्तर हो सकता है। आपका दूसरा उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा उत्तर लिखा 15%, 15%, प्रतिशत हटाकर बटे में क्या लगता है? 100 लगता है। अब 15 में भाग देंगे किसका? 100 का, ऊपर दे लोगी भाग, तो 15 में 100 का भाग दिया। अब क्या 15 में 100 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो हमने क्या लगाया 0, फिर क्या लगा देंगे दशमलव, तो यहाँ पर क्या बढ़ गई 0, तो 100 एकम 100। अब हम सिर्फ एक ही बार देंगे, तो कितना है 0.1। क्या 0 से कम है क्या? नहीं है, 0 से तो अधिक है ना, तो क्या मान नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। सवाल नंबर 3 क्या लिखा? 0.7। क्या 0.7 0 से छोटा है क्या? बड़ा है, तो क्या मान नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। यानी कि 0 से अधिक हो सकता है, 1 से कम हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है, लेकिन 0 से कम नहीं हो सकता। और 0 से कम क्या होते हैं? माइनस वाली संख्याएं। अगर मान लिया जाए मैं आपसे पूछूं कि 5/4 किसी घटना को घटित होने की क्या यह संभावना हो सकती है क्या? 5/4 करके बताओ मेरे को जल्दी से। सवाल को करके बताना है, इतने ध्यान से नहीं देखना है सवाल को, कैसे बता देंगे? हाँ तो करिए। सभी के पास कॉपी पेन होगी, एक रफ पेज उठाइए, यानी पीछे वाला पेज पलटे, कॉपी पेन उठाएं और मेरे को करके बताएं कि मान ये मान हो सकता है नहीं हो सकता 5/4। किसी भी घटना का 5/4 मान हो नहीं सकता प्रायिकता के लिए, कि हो सकता है? हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है, क्यों हो सकता है ये बताना आपको, इतने थोड़ी बता, हाँ ना में जवाब थोड़ी देना है, उसका कारण ही बताना है। मैं बताना हूँ आपको कारण, मैंने आपको सब तक सारे कारण बताए। क्या आया? मैंने आपसे 1.10 बिल्कुल नहीं पूछा। क्या किसी प्रायिकता की संभावना ये हो सकती है क्या? अगर हो सकती है तो उसका कारण बताइए, अगर नहीं हो सकती तो भी उसका कारण बताइए, क्यों नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? ए? अब मुंह में जवाब अटक गया क्या? है? क्या हो सकती है, नहीं हो सकती है, कैसे बिल्कुल जवाब? तो क्यों हो सकती, मैं कारण पूछ रहा हूँ ना, कारण बताइए जो हो सकती बोल रहे। वो तो मेरे को पता, हाँ है ना, मुंडी हिलाए होगे आप, ये तो सीखा आपने, अब तो और क्या सीखा? आगे नहीं बोलूंगा मैं, फिर आप दांत निकालने लगे। हाँ, क्या किसी भी घटना का मान 5/4 हो सकता है? हो सकता है क्या? है? क्यों हो सकता है? कारण बताएंगे आप? कारण बताना, हंसना नहीं। हाँ रिधिमा जी बताइए, मुस्कान जी बताइए, क्यों हो सकता है? 4 का भाग दिया जा सकता है, तो भाग तो 2 में 3 का भी दिया हमने, यहाँ पर नहीं दिया क्या? 0.6, तो ये मान नहीं है कि प्रायिकता का। फिर इसमें और इसमें अंतर क्या है? ये भी दशमलव में है, ये भी दशमलव में है, ये मान हो सकता है आपका, है ना? हो सकता है। आपका हो सकता नहीं हो सकता? हो सकता है, आपका भी हो सकता है।
आप कारण मत बताइए, हाँ ना तो बताइए। हो सकता है, आपका तो हो ही जाएगा, इतों का हुआ तो आपका तो हो ही गया पहले। नहीं हो सकता, आपका नहीं हो सकता। हाँ भैया, आपका होगा नहीं होगा? हो सकता है कि हम तो लड़कियों के फेवर में जाएंगे, आपका क्यों नहीं हो सकता ये बताइए। आप एक तरफ गए हैं, आपका एक अकेले का वोट, क्यों नहीं हो सकता? भैया बिल्कुल मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर, सवाल चल रहे सीरियस, 2-2 नंबर वाले सवाल हैं। क्यों नहीं हो सकता 5/4? धनात्मक संख्या होनी चाहिए, तो क्या ऋणात्मक संख्या है क्या? इसके आगे माइनस लिखा है क्या? बताओ कहां लगा माइनस? ये बटे वाली संख्या है, माइनस का चिन्ह नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? गधेड़ो, तुम्हारा उत्तर कितना आया? 1 दशमलव, पहली बात तो कितना है? 1.25, एक किसी का 1.10, किसका था? आया तो सुना था मैंने, हाँ बस 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 बस, चिल्लाना नहीं है। आपका उत्तर आया 1.25। ये मान एक से छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है, तो प्रायिकता का मान एक से अधिक हो सकता है क्या? अब उत्तर आपका क्या बदल जाएगा इस बार? अब हो सकता नहीं हो सकता? यह मान प्रायिकता का नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि प्रायिकता का मान एक से अधिक नहीं होता, यही कारण है उसका कि 5/4 किसी भी घटना का मान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यह मान एक से अधिक है नहीं एक से अधिक? एक के बराबर है। मैं लिख दू 1.0001, तो यह संख्या भी क्या एक से अधिक है क्या? है। 1.001, 1.002, कितने जीरो लगा दो, लेकिन कुछ भी संख्या आ गई जीरो के बाद आपका, हाँ सिर्फ इतना लिखे 1.00000, तो दशमलव के बाद जीरो को कोई मतलब नहीं होता, मतलब कि सारी जीरो को हटा दो। लेकिन क्या हम यहाँ से जीरो को हटा सकते हैं क्या? नहीं हटा सकते। तो ये मान क्या एक से अधिक है क्या? हाँ है, यह मान एक से अधिक है, और एक से अधिक होगा तो वह मान प्रायिकता का नहीं होगा। अगर यह मान लिखा -1.5, फिर वही बात, यह मान लिखा -1.5, क्या मान प्रायिकता का हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यह मान जीरो से छोटा होता है, और प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है? न्यूनतम मान यानी कम से कम मान कितना होता है? 0। अरे न्यूनतम कम से कम कितना होता है? अगला सवाल है सवाल नंबर 5, पी बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमें दिया है सवाल, सवाल को मेरे को करना ही पड़ेगा। देखिए सवाल सिंपल सा होता है, किसी भी कार्य की कितनी घटनाएं होती हैं? 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसमें दिया कि भैया पीई बराबर 0.05, बात मत करो। तो ई के नहीं होने का मान कितना होगा? मैं कह रहा चुप बैठ जाओ। पीई बराबर लिखा है 0.05, तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी? तो कोई कार्य होगा और कोई कार्य नहीं होगा, दोनों घटनाएं कितनी होती है? दोनों घटनाओं का योग कितना होता है? 1। चूंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं ई नहीं का मतलब क्या होगा? पीई बार, तो यानी कोई भी कार्य होगा और कोई भी कार्य नहीं होगा, बार लगा दिया मतलब कि हो रहा नहीं हो रहा है, और इसका मतलब हो रहा है, दोनों का मान कितना होता है? 1। हमें पीई का मान दिया है क्या? 0.05 प्लस पीई बार, यानी कि नहीं, ये प्लस का उस तरफ जाकर माइनस, तो 1 में से 0.05 घटाएंगे। कैसे घटाएंगे भैया? 1 में दशमलव है ही नहीं, कितने अंक पर दशमलव है? 2 पर, तो मन से 2 जीरो बढ़ा दो, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का महत्व होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। 1.00 लिखो या 1 लिखो, बात तो एक ही। उसके बाद घटाना किसको? 0.05 को। 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 0 गया तो 9, आगे दशमलव, 0 में से 0 गया तो 0, तो पी बार का मान कितना होगा? 0.95। यह काम के होने की प्रायिकता, यह काम के नहीं होने की प्रायिकता, दोनों को जोड़ो कितना होगा अधिकतम मान? एक ही होगा। देखो कैसे होगा, 0.05 तो 0.95, दोनों को हम जोड़ेंगे, ये कार्य होने के लिए, ये कार्य नहीं होने के लिए। 5 और 5 10 का 0 बचा 1, 9 और 1 10, 10 का 0 बचा 1, 1 और 0 1, 1.00, क्या मैं 1 लिख सकता हूँ क्या? कोई भी कार्य होगा नहीं होगा उसकी अधिकतम संभावना कितनी होती है? वो होगा और नहीं होगा किसके अंदर आएंगे? 1 के अंदर। ये 1 के अंदर होने की, ये 1 के अंदर नहीं होने की, दोनों का योग 1 के बराबर। इतने साढ़े से सवाल हैं। सवाल नंबर 6, 6:30 बजने को है, किसी को घर जल्दी तो नहीं आना? बस 5 मिनट और रुक जाओ, 5 मिनट है तो जाना तो जाइए। सवाल नंबर 6 सुनना, एक थैले में यानी कि एक बैग में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं,
मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली। अब सवाल नंबर 6 के लिए दो सवाल दिए हुए, ध्यान से सुन लेना। ये पूरा दो लाइन का कथन लिखा ना, ये नीचे लिखा है एक और दो करके, इन दोनों के लिए लिखा है। तो पहला सवाल क्या है कि वह गोल, इतनी जगह है, इतने फंस के बैठो आप एक दूसरे में। यहां पर सवाल मेरे लिए नहीं समझा रहा, तुम्हारे लिए समझा रहा हूं ना। सुन लेना ध्यान से। एक थैला है, थैले में सिर्फ किसकी गोली है? संतरे की, यानी कि सिर्फ ऑरेंज फ्लेवर वाली चॉकलेट रखी है उसमें। आपकी भाषा में चॉकलेट कौन सी? ऑरेंज फ्लेवर, एक ही फ्लेवर है उसमें। सिर्फ किसकी है? संतरे वाली गोलियां हैं। मालिनी एक लड़की है, बिना थैले में देखे, थैले में देख नहीं रही हो। अब मालिनी को पता नहीं, पता है उसमें संतरे वाली गोलियां हैं। मालिनी ने थैले में से बिना देखे एक गोली निकाली, उसकी क्या प्रायिकता है कि वह संतरे की महक वाली होगी? कितनी प्रायिकता होगी उसकी? अब मेरे को ये बता दिया आपने, ये दो उत्तर बताया नहीं। रुक जाइए, अब आप फटी मजाक से आपने बताया दो, रुक जाइए। ये दो एक से बड़ा छोटा है, तो ये मान कहां से हो जाएगा आपका? दो प्रायिकता मान, प्रायिकता मान एक साथ हो सकता है क्या? मैं पिछले 8 दिन से यही बात चला रहा हूं, प्रायिकता मान एक साथ नहीं हो सकता, तो आपने दो बोल दिया, कहां से हो जाएगा आपका दो मान? इससे कोई खुन्नस नहीं है, लेकिन अब इतना गलत बोलो तो फिर मैं डंडा उठा के कूट दूंगा अच्छा खासा तरीके। भैया दो उत्तर हो ही नहीं सकता, कहां से हो सकता है? क्या -1.2, -1.5 ये सब उत्तर हो सकते हैं क्या? माइनस वाले नहीं होते, एक से अधिक नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि प्रायिकता का अधिकतम मान होता है 1, न्यूनतम मान होता है 0। तो दो कहां से हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कोई कार्य पूरा होगा उसका अधिकतम मान कितना होगा? 1। बिल्कुल नहीं होगा, उसका मान कितना होगा? 0। अब वही बात है कि सारे बैग के अंदर गोली रखी है, गोली सारी कौन सी है? संतरे वाली गोलियां हैं। मालिनी एक गोली निकालती है बैग के अंदर से, उसके संतरे वाली गोली निकालने की संभावना कितनी होगी? एक हो जाएगी। एक क्यों होगी? क्योंकि थैले के अंदर सभी गोलियां कौन सी है? संतरे की है। तो फिर जो एक गोली को निकाले या दो गोली को निकाले, संभावना तो एक ही होगी ना। कि पक्की बात है कि अगर उसको संतरे वाली गोलियां निकालनी है तो निकाल लेगी संतरे वाली गोलियां। आपके बैग में लाल कलर के 5 पेन रखे, ठीक है? लाल कलर के 5 पेन, सारे सारे लाल कलर के, और आपको लाल का पेन चाहिए लिखने के लिए। तो आपको क्या आपके बैग के अंदर से झांकने की आवश्यकता है क्या कि भैया मेरे को देख के निकालूंगा लाल पेन? आपके बैग के अंदर से बिना देखे निकाल सकते लाल का पेन। क्यों? क्योंकि सारे पेन का हैं लाल पेन के। तो इसी तरह थैले के अंदर सभी गोलियां कौन सी है? संतरे वाली। तो क्या किसी दूसरे फ्लेवर की गोली आएगी क्या उसमें से? नहीं आएगी। तो आप बैग थैले के अंदर देख के निकालो, बिना देखे निकालो। संभावना कितनी होगी उसकी? 1। क्योंकि प्रायिकता की अधिकतम संभावना कितनी होती? 1, दो नहीं होती। ये याद रखना। ये सवाल आया पिछली बार, लिखे आओगे परीक्षा में कि लिखूं यहां पर? क्योंकि बैग के अंदर सभी गोलियां किसकी है? संतरे की महक वाली गोलियां हैं। सवाल नंबर 2, मेरे को सभी का पता कौन कितने पानी। सवाल नंबर 2 सुन लो। वही कथन लिखा है कि संतरे के बैग के अंदर सभी, तुम्हारे चक्कर में सवाल गलत पढ़ रहा हूं एक तो मैं। संतरे की नहीं, नींबू के महक वाली गोलियां हैं। हाँ तो वो वही बात, हाँ तो थोड़ा सा उसको कन्वर्ट कर लो कि बैग के अंदर संतरे वाली नहीं है, नींबू के महक वाली गोलियां हैं। तो मालिनी बिना थैले में झांके एक गोली निकालती है, उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो चूंकि सभी गोलियां नींबू की महक वाली है, तो सवाल नंबर 2 समझ लो उसको आप नींबू की। कि सवाल नंबर 2 में क्या पूछा कि नींबू की महक वाली गोलियां की संभावना कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि सभी गोलियां कौन सी? नींबू की महक वाली। इसका पहला सवाल क्या दिया है? तो उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक गोली निकालने की संभावना कौन सी होगी? संतरे की महक वाली। तो सवाल में तो हमसे ये कहा कि बैग के अंदर सभी गोलियां नींबू की महक वाली हैं। तो हम बैग के अंदर से देख के निकाले या बिना देखे निकाले, क्या संतरे की महक वाली गोली आएगी क्या? एक बैग है जिसके अंदर सारे के सारे नींबू हैं। गोलियां को भूल जाओ आप, ठीक है? नींबू हमें नहीं पता कितने, वो कितने हो सकते हैं, 1, 2, 4, 5 कितने हो सकते हैं, 100, 200 कितने हो सकते हैं। सारे सारे क्या है? नींबू है। अब उस थैले के अंदर से बिना देखे हमें संतरा निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं क्या? एक बैग के अंदर सभी नींबू रखे हैं और हमें उस बैग के अंदर से संतरा निकालना है, तो क्या हम नींबू सॉरी संतरा निकाल सकते हैं क्या उस बैग के अंदर से? ये एक बैग है, इसके अंदर बहुत सारे ये नींबू नींबू है सारे। अब आप इस बैग के अंदर से नींबू निकालो, देख के निकालो या बिना देखे निकालो। क्या आप इसके अंदर से संतरा निकाल सकते हैं क्या? क्योंकि इसके अंदर सारे क्या है? नींबू है। तो हम क्या लिखेंगे कि बैग के अंदर से नींबू को निकालने की संभावना नहीं निकाल सकते। संभावना कितनी होगी? 0 होगी। तो यानी कि बैग के अंदर से नींबू की महक वाली, सॉरी संतरे की महक वाली गोलियों को निकालने की प्रायिकता कितनी होगी? 0 होगी।
क्योंकि बैग के अंदर सभी गोलियां किसकी हैं? नींबू की महक वाली है। लेकिन अगर दूसरा सवाल है कि नींबू की महक की प्रायिकता कितनी होगी, तो कितनी हो जाएगी? एक। कि भैया सारे नींबू तो हम एक नींबू तो निकाल ही सकते हैं उसके अंदर से। ये सवाल होगा आपका। सवाल नंबर 7 दिया होगा 3 विद्यार्थियों के समूह में से तो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन है। ये सवाल घर से कर लेना, आप हो जाए तो मैं कल करवा दूंगा। कल ध्यान रखना, आपका नया पार्ट स्टार्ट होगा, कल सभी को आना है। तो आप अच्छे से कह रहा हूँ, ये पढ़ोगे तो ये आपको पर परीक्षा में नंबर आएंगे तो नंबर नहीं आएंगे।